नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सीएए के आंदोलन में योगी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस करो वसूली। कुमार विश्वास पर बरसे केजरीवाल, बोले मैं सबसे स्वीट आतंकी हूं। पंजाब में चुनाव प्रचार थमा, 20 तारीख को होगा भाग्य का फैसला। बैंक घोटालों पर मोदी सरकार पर वरुण हमलावर, बोले क्या कार्रवाई करेगी सरकार। और अहमदाबाद धमाकों के मामले में 38 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और आज इस खबर में योगी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, आज सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से ये कहा है कि आपने सीएए के आंदोलन के समय जिन लोगों को पैसे वसूली के नोटिसेस दिए थे उनके पैसे को रिफंड किया जाए, यानी कि वसूली जो आपने की थी उसे वापस उन लोगों को दिया जाए। अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2019 में 21 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ ने ये ऑर्डर दिया था कि जितने भी लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या उसको नाश किया है, उनकी प्रॉपर्टी को यानी कि उनकी संपत्ति को अटैच किया जाएगा। और साथ में सिर्फ उनको नोटिसेस नहीं सर्व किए गए थे, उनके फोटोग्राफ्स को बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स के सहित अलग अलग जगह शहर में लगाया गया था। और इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें यूपी सरकार से ये कहा है कि वो रिफंड करे जितनी भी रिकवरीज हैं, यानी कि जो वसूली है उस वसूली को आप लोगों को वापस करो। अब आपको बता दें कि शुक्रवार को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हमने जो 274 नोटिसेस लोगों को दिए थे वो हमने वापस ले लिए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने नोटिसेस को वापस ले लिया है तो जो बाकी प्रोसीजर है आप उसको भी पूरा करिए। अब आपको बता दें कि 11 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि आपने जिस तरीके से जो सीए प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ आपने जो केसेस बनाए थे वो गलत है और उन नोटिसेस को आप विड्रॉ करें। अब जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस रिफंड की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर ना पास करे, क्योंकि ये जो रिकवरी है, जो वसूली है, ये काफी सारे करोड़ों रुपए की है। और अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो लोगों को लगेगा कि जो प्रशासन है यूपी का उसने सब कुछ गलत किया है और सब कुछ अवैध तरीके से किया है। इस बात को लेकर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे से ये कहा है कि अब आप इसको अप्रोच करें, जो नोटिसेस आपने इशू की हैं उसको लेकर आप ट्राइब्यूनल जाए, यानी कि योगी सरकार के मुंह पर एक तरीके से तमाचा है। योगी सरकार ने जो उस समय कहा था कि देखिए आप ये दंगा कराने की ये जो दंगाई हैं ये किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, हम इनके खिलाफ केस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो आपका मौलिक अधिकार है और उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई योगी सरकार ने की थी वो गलत है। अब ये फैसला एक ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है और योगी सरकार बार बार इस बात को लेकर दावा करती है कि देखिए हमारी कानून व्यवस्था इतनी सही है और हम दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। आज कोर्ट ने ही अपने आप से उस दावे को उलट कर दिया और कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल साफ साफ दर्शाता है कि योगी सरकार ने और योगी जी की पुलिस ने और योगी के प्रशासन ने जिस तरीके के फैसले एंटी सीए प्रोटेस्ट के टाइम लिए थे वो गलत है। जिस तरीके से पैसे की वसूली की गई थी उन विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वो भी गलत था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको साबित कर दिया। तो वाकई में आज योगी सरकार के लिए एक बहुत ही उत्साह वाला दिन नहीं है, बल्कि उनको एक बड़ा झटका लगा है। और वही योगी सरकार जो बार बार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि देखिए हमने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इतने बड़े बड़े एक्शन लिए, उनको नोटिसेस दिया, उनसे पैसे की वसूली की, आज योगी सरकार को ही अपने ही फैसले की मुंह की खानी पड़ी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही नहीं करारा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ।
अगली खबर में बात करते हैं पंजाब चुनाव की, जहां पर सियासत बिल्कुल उबाल पर है इस समय, क्योंकि कुमार विश्वास का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं किसी भी सूरत में पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो फिर मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। इस कथन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भोर की जो रैली थी उसमें संबोधन में कहा। उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुखबीर बादल सभी इसमें कूद पड़े। सारे जो विपक्षी दल हैं वो लामबंद हो चुके हैं और एक तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ और खासकर अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी होने का, एक एंटी नेशनल होने का दावा कर रहे हैं सारे विपक्षी दल। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, फर्जी वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी को रोका जा रहा है, क्योंकि इन सारे विपक्षी दलों को ये पता है कि आम आदमी को पंजाब में बढ़त मिल रही है। अब आज अरविंद केजरीवाल ने इस खालिस्तानी वीडियो के एवज में क्या कहा। आज उन्होंने भटिंडा में एक रैली की थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं स्वीट आतंकी हूं, मैं लोगों के लिए अस्पताल बनाता हूं, स्कूल बनाता हूं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराता हूं, मैं भगत सिंह का चेला हूं और 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकी कहा था और 100 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इसके अलावा भी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि देश में ये कॉमेडी चल रही है। 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े कर रहे थे, एक टुकड़े के वो पीएम बनना चाह रहे थे। इसका मतलब है कि मैं आतंकवादी हूं। ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने खुद पूछा है और फिर कहा कि कुमार विश्वास की ये हास्य कविता लगता है, जो हास्य कविता है उसको विपक्षी दलों ने काफी सीरियसली ले लिया है। और फिर उन्होंने कहा कि जो सारे भ्रष्टाचारी हैं, चोर लुटेरे, ये सब इकट्ठे हो चुके हैं और जिस तरीके से ये सब लोग लामबंद हैं, इससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र आम आदमी पार्टी के खिलाफ रचा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक 48 घंटे पहले मतदान के अगर इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल के बारे में कही जा रही हैं, तो क्या विपक्षी दलों को इस बात का अंदाजा हो गया है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है और अब आम आदमी पार्टी पर ब्रेक लगाने की जरूरत है। तो अगर एंटी नेशनल उनको करार दिया गया है, ये कहा गया है कि इनके संबंध खालिस्तानियों से हैं और इस तरीके की बातें अलगाववाद का समर्थन करते हैं अगर अरविंद केजरीवाल, तो क्या आम आदमी पार्टी के बारे में जो छवि लोगों के, खासकर पंजाब के लोगों के, की जनता के मन में जो छवि बनी थी अरविंद केजरीवाल की, क्या उस छवि को आज धक्का पहुंचा है? ये एक बड़ा सवाल है और हमने 2017 के चुनाव में भी इस बात को देखा था। लेकिन बार बार जो जमीनी हकीकत है और जो ओपिनियन पोल्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो क्या कुमार विश्वास ने पंजाब के चुनाव को बदल दिया है? बदला है या नहीं बदला है, इसको लेकर अभी सवाल नहीं खड़े कर सकते क्योंकि मतदान परसों है। लेकिन विपक्षी पार्टीज जिस तरीके से लामबंद हो गई हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और एक बॉर्डर स्टेट में अगर एक राष्ट्रीय कवि जिसका स्टैचर है कुमार विश्वास जैसा, अगर वो इस तरीके की बातें करता है तो जाहिर सी बात है कि उस पर जांच भी होगी। और इसको लेकर ये कहा जा रहा है, चन्नी ने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। ये बताया जा रहा है कि एनआईए शायद इस बात की जांच करेगा, एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन अच्छी खासी किरकिरी अरविंद केजरीवाल की इसमें हो गई है और ऐसा लग रहा है कि इतने महीनों की मेहनत बिल्कुल आखिरी में आते आते सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। लेकिन जनता सब जानती है, जनता क्या कहेगी, क्या करेगी, किसको वोट देगी, ये किसी को पता नहीं है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर भी पंजाब के चुनाव से जुड़ी हुई है और पंजाब में जो मतदान है वो रविवार के दिन है। आज जो पंजाब में प्रचार था वो पूरी तरह से थम गया। आज सभी बड़े बड़े लीडर्स आज फिर से रैली करते हुए नजर आए, जैसे अरविंद केजरीवाल भटिंडा में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली किया, राहुल गांधी नजर आए। तमाम लोगों ने अपनी ताकत पंजाब के चुनाव में झोंक दी है। 117 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव होना है और इस बार एक मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट देखा जा रहा है। बीजेपी और अमरिंदर सिंह का गठबंधन है एक तरफ, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तीसरी तरफ कांग्रेस है और चौथे तरफ एसएसके यानी कि जो किसानों का जो एक मोर्चा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा से टूटकर उन्होंने अपनी एक संगठन बनाई, उनका एक मोर्चा है जो कि इस समय चुनाव में शिरकत कर रहा है। तो देखना यह है कि जो असली द्विपक्षी लड़ाई है वो ये मानी जा रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। लेकिन अगर पंजाब के तीनों क्षेत्र को देखें, मालवा, दोआबा और मांझा, उस तीनों रीजन्स में, मालवा रीजन में ये बताया जा रहा है कि जहां पर कांग्रेस को पिछले बार 15 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी, तो क्या आम आदमी पार्टी मालवा में अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ा पाएगी? दोआबा एक
दलित कंसोलिडेटेड एरिया है, दलित रीजन है, वहां पर चन्नी जी का जो दलित वोट कार्ड, जो दलित कार्ड है, क्या वो काम करेगा? क्योंकि वहां पे ये भी बताया जा रहा है कि दलित वोटर और खासकर जो चन्नी जी को जो चुनौती मिल रही है वो आम आदमी पार्टी के साथ साथ शिरोमणि अकाली दल से भी मिल रही है। अकालियों ने अपना काफी मेहनत किया है और ये कहा जा रहा है उनके बारे में कि पिछले 10 दिन में उन्होंने चुनाव को काफी पलट दिया है। तो दोआबा वो रीजन हुआ और मांझा वो रीजन है जहां पर कि अमरिंदर सिंह का कमाल देखने को मिलता था। अब अमरिंदर सिंह कांग्रेस में नहीं है, तो इसका क्या असर पड़ेगा कांग्रेस में? क्या वाकई में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर से बनेगी? क्या वापस वो सत्ता में आएगी, या फिर पंजाब की जनता एक नया विकल्प ढूंढ रही है आम आदमी पार्टी में? तो ये सारे बड़े सवाल हैं और परसों जब मतदान होगा उसमें सभी उम्मीदवारों का भविष्य तय हो जाएगा और 10 मार्च को फैसला आएगा। तो देखना ये होगा कि पंजाब की जनता किसको चुनती है। और सत्य हिंदी पर हमारी लगातार कवरेज मतदान के दिन परसों यानी कि रविवार को बनी रहेगी। आप हमारे साथ सुबह से बने रहिएगा। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। खबर में बात करते हैं बीजेपी सांसद वरुण गांधी की, जो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो या फिर किसान आंदोलन का मामला हो या जेएनयू के वाइस चांसलर का मामला हो। अब उन्होंने बैंक घोटालों को लेकर एक ट्वीट किया है और सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक के बाद एक जो बैंक घोटाले सामने आ रहे हैं उसको लेकर वरुण गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है और 3 बड़े बैंक घोटालों का उन्होंने जिक्र किया है, जैसे कि जो एबीजी शिपयार्ड मामले में ऋषि अग्रवाल का नाम आ रहा है, जिसमें कि 23,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है बैंक का, वो जो हाल में सामने आया था उसके बारे में उन्होंने लिखा है। विजय मल्ल्या 9,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला, नीरव मोदी 14,000 रुपए का बैंक घोटाला। इसके बारे में वरुण गांधी ने ये लिखा है कि यह महाभ्रष्ट व्यवस्था बिल्कुल है और मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की उपेक्षा है। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि कर्ज तले 14 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं और तब ऐसे धन पशुओं का वैभव बिल्कुल इस समय चरम पर है। तो जो 23,000 करोड़ का जो बैंक घोटाला है सामने आया है उसमें सीबीआई ने एक एफआईआर भी दर्ज की है, खासकर जो एबीजी शिपयार्ड का जो मामला है। लेकिन पूरा मामला जाकर एक ही सवाल पर आकर अटक जाता है कि आखिर सरकार को इस बात का कैसे नहीं पता चला कि जो ऋण है, जो ऋण लिया गया था बैंक से, उसको डाइवर्ट करके विदेशी सहायक कंपनियों में भारी निवेश कैसे किया गया। क्या ये बात सरकार को नहीं पता थी और सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला पनप रहा था और हमारे वित्त मंत्री सो रहे थे, सरकार सो रही थी और सरकार इसके लिए यूपीए को दोष दे रही है। अभी अगर 2-3 दिन पहले की निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सारी चीजें तो यूपीए के समय में आई थी। तो आखिर सवाल इस समय यूपीए से क्यों पूछा जाएगा? सवाल इस समय जो मौजूदा सरकार है उससे पूछा जाएगा कि आखिर सरकार को इस घोटाले के बारे में क्यों नहीं पता चला। और यही सवाल वरुण गांधी भी सरकार से पूछ रहे हैं। तो ये वही सरकार है जो कहती है न खाऊंगा न खाने दूंगा, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, और इतने बड़े बड़े बैंक घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और सरकार उसको लेकर बिल्कुल चुप बैठी हुई है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं अहमदाबाद में जो 2008 जुलाई में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, आज उसी केस में अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो शायद इतिहास में पहली बार सुनाई पड़ा होगा। जी हाँ, 49 दोषियों में से 38 को यानी कि 38 लोगों को अदालत ने एक साथ फांसी की सजा सुनाई है और कोर्ट ने 8 फरवरी को आरोपियों को दोषी करार दिया था। स्पेशल कोर्ट ने जब ये ऐलान किया है, आज सजा का ऐलान किया, तो इसमें 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई है और पीड़ितों को, जो पीड़ित परिवार थे जिनके लोग मर गए थे, उनको 1 लाख का मुआवजा की बात स्पेशल कोर्ट ने कहा है। घायल परिवारों को 50,000, मामूली घायल को 25,000। और सबसे बड़ी बात यह है कि 13 साल लंबी ये सुनवाई चली। 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे जुलाई 2008 में और कोर्ट ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज फैसला सुनाया है। लेकिन ये फैसला वाकई में ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इसके पहले हमने कभी नहीं सुना कि इतने सारे दोषियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई हो। तो वाकई में एक ऐतिहासिक फैसला है जो कि एक बड़ा मैसेज भी है
कि जो लोग कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में आपका विश्वास नहीं है, तो आखिर अदालत ही आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। और एक ये ऐसा फैसला है जो वाकई में जब दोषी या आरोपी या आतंकी जब इस फैसले को देखेंगे तो उनके शरीर से पसीना जरूर छूटेगा और एक बार वो सोचेंगे जरूर कि इस तरीके के हादसे को अंजाम अगर हम देंगे तो क्या होगा। वाकई में एक सराहना करने वाला एक फैसला सामने आया है और आज उन परिवारों को क्लोजर मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि जो मृतक हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनके परिवार की भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन क्या वाकई में आज अदालत इसको लेकर क्लोजर दे पाया है, उनको न्याय मिला है, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में हमेशा बना रहेगा। और एक शिकायत जरूर रहेगी कि ये अदालती जो प्रक्रिया थी ये 13 साल लंबी क्यों चली। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।